हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसआर नर्सिंग क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि मैं आपको इस चैनल पे नॉटसेट के बारे में बताता रहूँगा, जो कि नॉटसेट है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप में से बहुत से लोग इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे, जो कि बेसिकली हर नर्सिंग स्टूडेंट्स का एक सपना सा होता है। हम लोग का यही सिविल है, यही सारा कंपटीशन यहीं पे आता है सबसे ज़्यादा। IAS IPS तो हम लोग का यही है। इससे बेटर हम लोग के लिए कोई, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं नर्सिंग का जो इससे ऊपर लेवल का हो, और इसके लिए लाखों लोग तैयारी करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपके अपने इस चैनल पे भी आपके लिए अपडेट लाता रहूं और आपको इसके बारे में बताता रहूं। तो सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। पीडियाट्रिक्स, OBG, साइकेट्री एंड CHN, और अभी आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बचा हुआ है। ठीक है, पहले क्या होता है कि इसका जो 100% सिलेबस है, किसी भी एग्जाम का 100% सिलेबस होता है, इसका 80-20 में डिवाइडेड है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? 80-20 में कैसे डिवाइडेड है? 80% आपका है नर्सिंग से और रिमेनिंग 20% है नॉन नर्सिंग से। जैसे नर्सिंग में आपका कम्युनिटी, OBG, फंडामेंटल, MSN, साइकेट्रिक, पीडियाट्रिक्स, ये मेन जो टॉपिक्स, मेन सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर इनमें से ही पूछा जाए तो वो है आपका OBG और फंडामेंटल। बट पहले हम पीडियाट्रिक्स की बात कर लेते हैं। पीडियाट्रिक्स क्या बेसिकली सभी को पता है कि मतलब चाइल्ड को हम जब स्टडी करते हैं हम पीडियाट्रिक्स में पढ़ते हैं। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूनेटोलॉजी। न्यूनेट क्या होता है? सभी को पता है कि बर्थ से 28 डेज के बच्चे को न्यूनेट बोलते हैं। अर्ली और लेट न्यूनेट होता है, अप टू 7 डेज अर्ली, उसके बाद लेट। ओके, फिर न्यूनेटोलॉजी में इसमें बेसिकली बहुत डेप्थ में जाते हैं। इसमें आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आता है। इवन जब बच्चा कंसीव होता है तब से न्यूनेटोलॉजी, कहने के लिए न्यूनेटोलॉजी है, बट इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके जब से बच्चा कंसीव होता है तब से, और टिल इट्स अ न्यूनेट। तो फिर इसमें इसका माइलस्टोन्स आ गया, इसके डिसऑर्डर्स आ गए, बर्थ डिसऑर्डर आ गए, बर्थ डिफेक्ट्स हो गए, जो भी कंजेनिटल डिफेक्ट्स हो गए, सारे न्यूनेटोलॉजी में आएंगे। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थ्योरी, प्रैक्टिकल एग्जाम, BSc नर्सिंग के एग्जाम, हमारे जब यूनिवर्सिटी एग्जाम होते थे उसके लिए से लेके और कॉम्पिटिटिव तक, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं। सपोज क्वेश्चन कैसे आता है कि बच्चे का हार्ट बीट कौन से वीक में शुरू होता है, या बच्चे का ब्रेन कब डेवलप हो जाता है। बच्चे में कहते नहीं जान आ गई बच्चे में, कहते हैं 3 मंथ के बाद अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? 3 मंथ के बाद बच्चा जो होता है बाइबल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज वाइबिलिटी ऑफ एन फीटस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं कि माइलस्टोन से रिलेटेड मेनली क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार नोट कर लीजिए, जैसे कि किस मंथ में आके बच्चा का क्या चीज़ डेवलप होता है, कब फिंगर, कब मस्कुलोस्केलेटल डेवलप हो जाता है, कब बच्चा मूवमेंट शो कर देता है। दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर आता है आपका बेलार्ड स्केल। बहुत से लोग को पता होगा बेलार्ड स्केल क्यों यूज़ करते हैं। बेलार्ड स्केल क्या होता है? जैसे बच्चे का गेस्टेशनल एज को जस्टिफाई या फिर एसेस करने के लिए बेलार्ड स्केल का यूज़ करा जाता है। फिर वही माइलस्टोन, अभी तो हम पढ़ते थे, मैंने न्यूनेट की बात करी थी, अब माइलस्टोन की बात हो रही है पीडियाट्रिक्स की। दैट मीन्स कि पूरे बच्चे का, जब तक वो पीडियाट्रिक्स के अंडर में आ रहा है कोई भी बच्चा, उसका पूरा माइलस्टोन की बच्चा कब मतलब टॉडलर है, स्कूल गोइंग है, एडोलेसेंट से पहले का जितना भी सारा हम पढ़ेंगे वो इसके अंडर पढ़ेंगे। माइलस्टोन में मतलब कि कब वो बैठना शुरू कर देता है, कब क्रॉलिंग शुरू कर देता है, कब बोलना शुरू करता है, ये सारे जब जो आते हैं ये क्वेश्चन बनते हैं माइलस्टोन से, कि बच्चा किस मंथ में आके अपना गर्दन टर्न करना शुरू कर देता है, कब हेड का बैलेंस शुरू कर देता है, कब बैठना शुरू करता है। ये सारे माइलस्टोन से क्वेश्चन आते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डेंजरस कंडीशन ऑफ द चाइल्ड इज न्यूमोनिया। न्यूमोनिया से क्वेश्चन कैसे आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट्स को लेकर ड्रग्स आ गया, कितने टाइम के लिए कौन सी ड्रग्स यूज़ करी जाती है, ये न्यूमोनिया से क्वेश्चन आते हैं। वैक्सीनेशन, आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से क्वेश्चन जरूर आता है कि मतलब कौन से वैक्सीन किसके अगेंस्ट वर्क करती है, आपका वैक्सीन मतलब कौन सा वैक्सीन किस टाइम पे दिया जाता है, पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको याद होना चाहिए। फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, निमोनिया से समहाउ रिलेटेड है कि मतलब क्योंकि बच्चों की डेथ का मेन रीज़न होता है निमोनिया और डायरिया, तो ये सब इसमें हम आएंगे। फिर आता है ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पीडियाट्रिक्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। OBG में क्या है? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन दो एक हमारे ही चैनल पे हमारी शिवानी मैम के थ्रू OBG ली जा रही है, वो आपको ऑलरेडी क्लास ले चुकी है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की।
तो आप वहाँ को भी आप उनका प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा उनकी क्लास का, और आप उसमें जाके फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन उन्होंने बहुत ही डेप्थ में और बहुत ही सिंपल तरीके से बताया और कॉम्पिटेटिव वे में भी उन्होंने बताया। और आगे वाले वीडियोस में हम और भी MCQs भी आपके लिए लाते रहेंगे इससे रिलेटेड। इससे बहुत क्वेश्चन आता है कि मतलब बेबी जाइगोट कब बनता है, बेबी मतलब मॉरुला क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट किसे कहते हैं, सारे क्वेश्चन आते हैं। इम्प्लांटेशन क्या होता है, मतलब निडेशन क्या होता है, ये सारी चीज़, या कहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, या फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आती हैं आपका फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन OBG से लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि क्या है कि OBG में आपका बच्चा एज वेल एज मदर दोनों कवर हो जाते हैं और उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्लेसेंटा से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, प्लेसेंटा के साइज को लेके, प्लेसेंटा की वेट को लेके, ऐसे प्लेसेंटा का वेट कितना 500 ग्राम है, प्लेसेंटा का वॉल्यूम कितना है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटीज़ क्या है, प्लेसेंटा की लेंथ क्या है, प्लेसेंटा का डायमीटर क्या है, प्लेसेंटा का मतलब एबनॉर्मलिटीज़ को मतलब ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ क्या है आपका, और प्लेसेंटा अगर एबनॉर्मल है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, सारे क्वेश्चन बनते हैं प्लेसेंटा से। आता है ANC एंटीनेटल चेकअप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भले क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता हो, मेनली बेसिकली ये होता है ANC कब करते हैं, कितनी ANC होती है एज पर गाइडलाइंस। बट इससे क्या है, अगर हम सपोज हम नॉर्थ साइड को एम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि अगर हमारा नॉर्थ साइड एम है, बहुत अच्छा बात है आपका एम नॉर्थ साइड है और क्लियर भी होगा। बट अगर इन केस आपका नहीं होता है और आप जाके कहीं भी नर्सिंग करते हैं तो आपको ANC के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई भी मतलब अगर मेनली फीमेल्स जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स अगर देख रही है तो उनका इंटरेस्ट होता है मेनली गायनी को लेके, तो अगर वो जाके ANC के बारे में इंफॉर्मेशन को प्रॉपर होगी तो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को बहुत अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए ANC के बारे में आपको मस्त इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। और इसमें मेनली क्वेश्चन कैसे बनता है, ANC कब करते हैं और कितने डेज पे करते हैं और कितनी करते हैं। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट डायमंड ऑफ OBG सिलेबस, APH, PPH, एबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि लास्ट ईयर में होंगे और वो तैयारी कर रहे होंगे नॉर्थ सेट की, कि मतलब हमारा 4th ईयर का प्रिपरेशन हो जाएगा और नॉर्थ सेट, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स इसमें जो है 4th ईयर से कवर करेंगे। कम्युनिटी हो गया, OBG हो गया आपका, ये बेसिकली आपको 4th ईयर का आधा सिलेबस कवर हो जाता है इसी में नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन से। और या फिर हम 22 वर्षा कह सकते हैं कि हम 4th ईयर पढ़ते पढ़ते नॉर्थ सेट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्या है, आप APH है, क्वेश्चन में APH, PPH इनमें से आप चाहे थ्योरी, चाहे वाइवा, चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव ले लीजिए, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। APH एंटीपार्टम हेमरेज, इससे क्वेश्चन कैसे बनता है कि टाइप्स क्या हैं, कितना वॉल्यूम में ब्लड लॉस होता है, कब ब्लीडिंग शुरू होती है तो APH कहलाता है, कब ब्लीडिंग शुरू होती है तो PPH कहलाता है, उसके टाइप्स क्या हैं। एबॉर्शन के टाइप क्या है, एबॉर्शन कितने टाइम तक कर सकते हैं, और एबॉर्शन का मतलब एक्ट आ सकता है आपका MTP एक्ट जो कि है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, कितने टाइम तक प्रेगनेंसी को हम मतलब डिसकंटिन्यू कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं, किस कंडीशन में कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका सबसे कॉमन है कि साइट को लेके क्वेश्चन आता है कि मतलब साइट किस साइट पे डेवलप हो जाता है, तब कौन सी प्रेगनेंसी हो जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। ड्रग्स को लेके पूछ लेते हैं, सर्जरीज को लेके पूछ लेते हैं। फिर आता है हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, यहाँ पे हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए। एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि एक तरीके से हमेशा आपको रखे मिलेंगे। APH, PPH, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया, सभी को पता है। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपका ये इन्वेस्टमेंट कभी खराब ही नहीं होगा। कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन नेवर गॉन इन वेस्ट। वैसे ही इन पे अगर आपने OBG में ये टॉपिक पढ़ लिया, आपको अगर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं मिलेगा तो प्रैक्टिकल में पूछेगा एग्जामिनर, उसमें नहीं आएगा तो कॉम्पिटेटिव में पूछा जाएगा, पूछा जरूर जाएगा। इसलिए आपको हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी मींस एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया जरूर पता होना चाहिए। इसमें लिस्ट में कितना BP जाता है, क्या एपिसोड्स होते हैं, सीजर कब आते हैं, क्या इसमें ड्रग्स देते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर ट्विन प्रेगनेंसी, कहते हैं जुड़वा बच्चे, तो वो चीज़ उसका मैनेजमेंट क्या है, रीज़न क्या है, सारी इसमें आता है। लेबर में सबसे ज़्यादा लेबर लगती है पढ़ने में OBG। लेबर में कंप्लीट, इसीलिए मैंने लिखा है लेबर में क्या है, स्टेजेस ऑफ लेबर, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, इवेंट्स ऑफ लेबर, सारी चीज़ें लेबर को कम्प्लीटली, और केयर ड्यूरिंग लेबर, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ लेबर, कौन सा फेज कितने टाइम तक चलता है, फेजेस ऑफ लेबर कितने ड्यूरेशन के लिए कौन सा फेज चलता है, कौन सा हार्मोन किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होता है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड को लेके, एमनियोटिक फ्लूइड कितने क्वांटिटी में, कितना वॉल्यूम में होता है, इसका डिसऑर्डर क्या होता है, अगर रेड कलर है तो क्या डिसऑर्डर है, ग्रीन है तो क्या दिक्कत है, येलो है तो क्या दिक्कत है, कलरलेस है तो क्या दिक्कत है, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी
लेबर में। मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है, मोल क्या बोलते हैं हम लोग, कहते हैं मस्सा निकल आया, इट समहाउ रिलेटेड विद मोल आल्सो। मोल क्या होता है कि प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी को हम बोल सकते हैं झूठी प्रेगनेंसी, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है बट हमें लगता है ऐसा कि प्रेग्नेंट है, क्योंकि क्या होता है यूट्रस में मोल डेवलप हो जाता है जो कि बिनाइन होता है और लगता है, मतलब फीमेल को ऐसा सिम्टम लगता है कि एट दैट टाइम ऑफ प्रेग्नेंट, बट एक्चुअली शी इज नॉट प्रेग्नेंट, शी इज डेवलप्ड द मोल और वी कैन से ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर इनसाइड द यूट्रस, दैट इज मोलर प्रेगनेंसी। आपका आता है RH इनकम्पेटिबिलिटी। यहाँ से आप देखेंगे सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि जानलेवा भी हैं, अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर होना चाहिए। आपका RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है मतलब अपोजिट, या कह सकते हैं हम कि मदर का बच्चे से मैच नहीं करता है, ठीक है। RH इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है कि RH नेगेटिव मदर का बच्चा जो होता है RH पॉजिटिव पैदा हो जाता है, दैट इज RH इनकम्पेटिबिलिटी, जिसकी वजह से क्या होता है अगर उनका ब्लड जो होता है मदर का बेबी के ब्लड को एज ए एंटीजन रिएक्ट करता है और उसको इनगल्फ करना शुरू कर देता है, और जिससे कि बच्चे की डेथ हो सकती है, मदर की भी डेथ हो सकती है। तो RH इनकम्पेटिबिलिटी में क्वेश्चन आता है कि मेनली यही आ जाता है कि RH इनकम्पेटिबिलिटी किस स्टेज में होती है, मतलब जैसे बच्चा पॉजिटिव है, मदर पॉजिटिव है, या बच्चा निगेटिव है, तो ये कंफ्यूजिंग होती है, इसको क्लियर होना जरूरी है। फिर आता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, NTD जिसको बोलते हैं, इसके लिए हम फॉलिक एसिड टेबलेट्स भी देते हैं मतलब अर्ली स्टेज में। तो NTD में मतलब बहुत सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड या ट्यूब से रिलेटेड होते हैं। तो फिर डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमनोरिया, डिस्मेनोरिया, मेटोरेजिया, मिनोमेटोरेजिया, या फिर एमनोरिया, या फिर मेनोपॉज के अर्ली मेनोपॉज, लेट मेनोपॉज, ये सारे आते हैं डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन में। प्यूबर्टी, इसमें क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्ली साइन ऑफ फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी क्या है, बहुत से लोग मेंस्ट्रुएशन लिख देते हैं, ऐसा नहीं है, थिलार्की, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। साइंस ऑफ प्यूबर्टी क्या है, मेनोपॉज कब होता है, इनफर्टिलिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। प्यूबर्टी, मेनोपॉज, इनफर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग, इनमें क्या फैमिली प्लानिंग कम्युनिटी में भी हम पढ़ते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें डिवाइसेस, इसके मेथड्स, टर्मिनल मेथड्स, परमानेंट मेथड, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है इसमें फैमिली प्लानिंग से। कौन सा पिल्स हो गई आपकी, लाइक आपका इजी पिल्स हो गई, किसमें कितना माला डी, माला एन, आपका कौन सा हार्मोन कितने कंपोजिशन में होता है, कितने परसेंट में होता है, वो सारा पूछा जाता है फैमिली प्लानिंग से। फिर इनफर्टिलिटी से आपका क्वेश्चन आता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ARTs जो हम यूज़ करते हैं इनफर्टिलिटी बेसिकली होती क्या है, अगर कोई भी कपल अदर मेल और फीमेल अगर इनकेपेबल है बेबी को मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए, अगर वो इनकेपेबल है तो दैट इज कॉल्ड एज इनफर्टाइल। और आज के टाइम पे ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बट इसको एज अ स्टिग्मा नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। इट्स अ प्रॉब्लम मींस प्रॉब्लम, वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो इसमें क्या होता है कि हम मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वी हैव वेरियस टेक्निक्स फॉर कमिंग अप फ्रॉम इनफर्टिलिटी। तो इसमें मेनली ये चीज़ें देखते हैं। इससे क्वेश्चन यहाँ से आता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर आता है मेनोपॉज, किस स्टेज पे होता है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सब मेनोपॉज में पूछ लेते हैं। फिर वेजिनाइटिस, अब ये मत सोच लेना वेजिनाइटिस से सिंपल पूछ लेंगे कि इससे आई कह सकता है कि डेफिनेशन है इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना, इतना ही नहीं। वेजिनाइटिस किससे होती है, बैक्टीरिया, इसका ट्रीटमेंट, इसकी ड्रग, इसकी डोज, ये पूछ लेते हैं। जेनिटल प्रोलैप्स क्या होता है, रेक्टल प्रोलैप्स हो गया आपका, यूट्राइन प्रोलैप्स होगा, वेजाइनल प्रोलैप्स हो गया। तो ये सारी प्रोलैप्स मतलब क्या होता है, प्रोलैप्स मतलब नीचे खिसक जाना, इसकी डिग्रीज पूछ ली जाती हैं। यूट्राइन प्रोलैप्स में 1 डिग्री 2 डिग्री कितना प्रोलैप्स है। फिर पेप स्मीयर, हम सब ने असाइनमेंट बनाया होगा 4th ईयर में इसमें, कि मतलब इसमें क्या लेते हैं, हम सैंपल लेते हैं वेजाइना से डिटेक्ट करने के लिए कोई भी इन्फेक्शन वगैरह को, तो पेप स्मीयर। तो इसमें पूछ सकते हैं कि कौन सा, किस टाइम पे हम पेप स्मीयर का यूज़ करते हैं, कब किस टाइम पे सैंपल लिया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, गुरु सबका इंपॉर्टेंट टॉपिक, कह सकते हो OBG अगर आप पढ़ने से पहले आपने ये क्लियर नहीं करा तो आपने कुछ भी क्लियर नहीं करा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके हार्मोन रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल और डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, किस स्टेज पे शुरू होती है, तो ये सारे आते हैं इसमें। फिर एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप OBG पढ़ रहे हैं आपको क्लियर होना चाहिए। फिर फेब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, PCOD, PID, एमनोरिया, बहुत से लोग जानते हैं PCOD की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। पॉली मतलब बहुत, सिस्टिक मतलब सिस्ट, ओवरी मतलब ओवरी, डिजीज तो डिजीज है, मतलब ओवरी में एक से ज़्यादा सिस्ट होने की वजह से डिजीज हो जाती है, उसे PCOD बोलते हैं। PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, और एमनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। PCOD इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी आपको देखना है। PID क्या है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि PID में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, PID की इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर आता है साइकेट्री। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, पीडियाट्रिक्स
और ओबीजी, हमने 2 सब्जेक्ट डिस्कस किए, बट आपका मेन कंसर्न होना चाहिए ओबीजी पे। प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है, किसी भी मतलब गोल को अगर हमें अचीव करना है, अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं तो आप टाइम पे नहीं पहुंचेंगे वहाँ तक। आप वहाँ पहुँचेंगे बट आप लेट पहुँचेंगे, और लेट का कोई रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आपको क्या है, पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन से टॉपिक हमें ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि आप करंट में पढ़ रहे हो 4th ईयर वो टॉपिक ओबीजी के, तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और ये आपका आउटकम आपके एग्जाम में भी देंगे, इसलिए आप ओबीजी पे ज़्यादा फोकस करिए, मेरा मानना ये है। उसके बाद आप पीडीआई की तरफ मूव कर सकते हैं, फंडामेंटल की तरफ। देन आता है साइकेट्रिक, इसका सिलेबस कम है, ओबीजी का सिलेबस ज़्यादा है बट सरल है। साइकेट्रिक क्या है, सबका एक दिमाग का फोबिया बना हुआ है कि साइकेट्रिक बहुत टफ है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपके चैनल पे साइकेट्रिक मैं खुद ले रहा हूँ और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा साइकेट्रिक का एक एक डाउट आपका क्लियर हो। अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ही पूछ लीजिए, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर करिएगा, जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे, क्योंकि मैं एमसीक्यूज भी कराता रहूँगा अभी आगे चल के। फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, हर चीज़ के बारे में आपको अपडेट रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं खुद इसके बारे में इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ एग्जाम के साथ में। तो मिलकर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे तो इजी रहेगा। अगर आपको कोई एडवाइस भी देनी तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो साइकेट्रिक क्या है, सिजोफ्रेनिया सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रीटमेंट मॉडलिटी इसको लेके मेनली। मूड डिसऑर्डर में पूछा जाता है कि मतलब जैसे डिस्थाई में पूछ दिया कि कौन सा डिप्रेशन का एपिसोड कितने सेकंड के लिए होता है और आपका मैनिया का एपिसोड कितने टाइम के लिए होता है। सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर, एल्कोहलिज्म, अल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम्स पूछ लेते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। फिर आपका ड्रग ऑफ चॉइस पूछते हैं मेनली। एंजाइटी डिसऑर्डर, इसमें ईसीटी, इसमें पूछ लेते हैं कि वोल्टेज का कितना क्राइटेरिया होता है, कितना वोल्टेज देते हैं, दैट इज 70 to 110 वोल्ट, कितना ड्यूरेशन के लिए देते हैं। एमएमएससी, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन दैट इज एमएससी, एंड ओसीडी दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एमएससी आपके प्रैक्टिकल बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछता है। और आपके इसमें क्या आता है, इसमें कंपोनेंट्स पूछ सकते हैं एमएससी के। और ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में पूछ सकते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सन किसकी वजह से होती है, कौन से ड्रग यूज करते हैं, क्या सिम्टम होते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है इसमें आपका साइकेट्रिक में। साइकेट्रिक वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वेटेज ओबीजी और फंडामेंटल का है और पीडियाट्रिक्स का है, बट फिर भी हमें छोड़ना तो कोई पोर्शन है ही नहीं, क्योंकि नर्सिंग 80% आती है, 20% नॉन नर्सिंग सिलेबस आता है। अगर हम नर्सिंग में एक भी क्वेश्चन छोड़ देंगे तो हम आप उधर जाके कवर नहीं कर पाएंगे। फिर आता है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये लीस्ट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट से हम लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले ओबीजी इंपॉर्टेंट है, फिर आपका फंडामेंटल है, फिर आपका पीडियाट्रिक्स है, फिर आपका कम्युनिटी है, फिर आपका साइकेट्रिक है। अब हम देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसमें इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, लाइक डिजीज जब कोई भी होस्ट, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जाता है और उसका पहला सिम्टम जब शो होता है, उस बीच के पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड हमें पूछ सकते हैं किसी भी, अब इंक्यूबेशन पीरियड में वो डेफिनेशन तो पूछेंगे नहीं आपसे 2 नंबर में, बट क्या पूछेंगे, किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया या फिर किसी भी डिजीज को पूछ देंगे इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, ऐसे क्वेश्चन आता है। फिर आता है आपका कम्युनिकेबल डिजीज, बहुत कॉमन है कि मतलब इसमें आता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एमएमआर, कोविड। अभी रिसेंटली कोविड में कितना भारी पैंडेमिक आया था, सारे लोग इफेक्ट हुए थे, जिससे कि कोई भी, आई थिंक कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नहीं बचा था, चाहे वो गरीब हो चाहे वो रईस हो। तो कोविड के बारे में हमें अपडेट पर्सनली भी रहना चाहिए, जो नॉन नर्सिंग लोग हैं उनको भी कोविड के बारे में अपडेट होना चाहिए, क्योंकि फैमिली तो सभी की है, चाहे वो नर्सिंग में हो चाहे वो ना हो, बट हम लोग के लिए मस्त है क्योंकि हम लोग केयर डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं। इससे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पहला पेशेंट कब आया था, पहली वैक्सीन कब बनी थी, पहला डेथ कब हुआ था, या क्या उसके आपके पूछ सकते हैं कितना डेथ हुआ था, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कोविड को लेके। फिर आता है, क्योंकि सारे एग्जाम अपडेटेड हैं, आपका टच जो जस्ट इवेंट हुआ था वो जरूर टच करते हैं एग्जाम में। फिर आता है आपका रेस्पिरेटरी डिजीज, आपका निमोनिया मैंने आपको पहले ही बताया, ये पूछ सकते हैं। फिर आपका डिप्थीरिया है, चिकन पॉक्स है, बेसिकली पूछ लेते हैं जल्दी कि ये कैसे स्प्रेड होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, ये चीज़ें पूछ लेते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में टीबी का आपका डॉट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि डोजेस क्या है, मतलब ड्रग्स की। ओबेसिटी में बीएमआई वगैरह को लेकर क्वेश्चन आ जाता है। कैंसर है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, डीएम आजकल कितना कॉमन है डायबिटीज़, हम देखते बच्चे तक डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं कि मतलब कैसे ड्रग ऑफ चॉइस मेनली डायबिटीज़ को लेके पूछ लेते हैं, या फिर मतलब पैंक्रियास को लेके क्वेश्चन पुट कर देते हैं कि इंसुलिन को लेके। फिर आता है आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, मैंने आपको पहले बताया था आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्लियर होना चाहिए। फिर हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, जैसे मतलब सीएससी, पीएससी, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मेडिकल कॉलेज, इस सारे को लेकर क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब जैसे कितने पे कितनी पॉपुलेशन पे क्या चीज़ बनती है, पीएससी पे पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, सब सेंटर पे क्या होना चाहिए,
ट्राइबल एरियाज में, प्लेन एरियाज में, या आपका CSC कितने पॉपुलेशन को कवर करता है, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। फिर आता है नर्सिंग रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिडेमोलॉजी, सबको पता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कॉल्ड एज एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी से क्वेश्चन आ जाता है मतलब। और ऑल टाइप ऑफ स्टडीज लाइक कोहॉर्ट स्टडी, एनालिटिकल, क्रॉस सेक्शनल पूछ सकते हैं, मतलब कि कौन सी स्टडी किस में यूज़ करी जाती है, या फिर मतलब आपसे ये लेते हैं मतलब कि किस कंडीशन में हम कौन सी स्टडी यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सपोज कि एक पैंडेमिक बहुत बड़े मतलब स्तर पर फैली है लाइक कोविड, तो उसमें हम कौन सी स्टडी यूज़ करेंगे, लाइक दिस क्वेश्चन आते हैं आपके इसमें कम्युनिटी से पूछे जाते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट कम्युनिटी। तो हमने अभी तक चार सब्जेक्ट डिस्कस किए, पीडियाट्रिक्स, OBG और आपका साइकेट्रिक और कम्युनिटी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है OBG, देन कम्युनिटी, देन साइकेट्री, देन पीडियाट्रिक्स। बट आपको छोड़ना कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको अगर आप नर्सिंग में चूक गए तो आप नॉन नर्सिंग कैसे कवर करोगे। नेगेटिव मार्किंग होती है, आप अटेम्प्ट कर नहीं सकते हो कोई और, तो आपको 80% में मान के चलिए आपको 80% कवर करना ही है। तो अब हम देखेंगे फंडामेंटल, जो कि मैंने आपको बताया था OBG के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कॉम्पिटिशन में। इसके हर नर्सिंग एग्जाम में OBG मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फंडामेंटल है, क्योंकि फंडामेंटल का मतलब ही होता है बेसिक। तो बेसिक क्लियर होगा तभी हम जाएंगे आगे के लिए। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहले फंडामेंटल में क्वेश्चन आता है इन्फेक्शन कंट्रोल टॉपिक। इन्फेक्शन कंट्रोल में इन्फेक्शन होता क्या है कि मतलब किसी भी इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म का हमारे बॉडी के अंदर आना, दैट इज कॉल्ड एज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, PPE है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं, और या फिर हम अपना सैनिटेशन है, किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। कंट्रोल में प्रैक्टिसेस के बारे में पूछ सकते हैं। चेन ऑफ इन्फेक्शन मतलब होस्ट, एनवायरनमेंट और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें इसमें पूछ लेते हैं कि चेन ऑफ इन्फेक्शन में कि मतलब होस्ट कौन है, या फिर चेन ऑफ इन्फेक्शन में कितने स्टेप्स होते हैं, ये सारे क्वेश्चन इससे आते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन से। फिर आता है हैंड हाइजीन अकॉर्डिंग टू WHO। हैंड हाइजीन में आता है हैंड वॉशिंग की, मतलब हैंड वॉशिंग और हैंड रबिंग दो डिफरेंट चीज़ हैं। हैंड वॉशिंग भी दो टाइप की होती है, मेडिकल होती है या सर्जिकल। तो हैंड वॉशिंग में स्टेप्स है, मतलब सब पाम टू पाम, फिंगर, थंब, नकलिंग, ये सारे हैं स्टेप्स। तो स्टेप्स को लेकर क्वेश्चन आ जाता है, ड्यूरेशन को लेकर क्वेश्चन आ जाता है, और मतलब मेथड्स को लेकर क्वेश्चन आ जाता है हैंड हाइजीन से। PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, तो इसमें क्वेश्चन आता है कि मतलब कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, कितनी देर के लिए, जैसे लाइक हम PPE किट कितने टाइम के लिए वियर कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं PPE से। फिर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है कि मतलब कौन से कलर के बॉक्स में हमें कौन सा वेस्ट डालना है, कितने टाइप के बॉक्सेस होते हैं, लाइक ब्लू है, आपका येलो है, ग्रीन है, पंक्चर प्रूफ है, सारी चीज़ें। फिर आपका आता है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन या आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन मतलब कि जैसे हम हॉस्पिटल में आए, उसके बाद हमें कोई भी इन्फेक्शन अगर होता है हॉस्पिटल में रुकने की वजह से, दैट इज़ नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। तो मतलब इसमें कैसे ये इससे क्वेश्चन आता है कि कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, बेसिकली नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, कि किस ऑर्गेनिज्म की वजह से ज़्यादा होता है, उसकी डिजीज़ में ड्रग कौन सी यूज़ करते हैं। फिर वाइटल साइंस, वाइटल साइंस में अब ऐसा नहीं कि पूछ लें कि वाइटल साइंस क्या होता है, ऐसा थोड़ा पूछेंगे। साइट्स ऑफ टेकिंग पल्स पूछ लेते हैं, वेरियस साइट्स ऑफ एपिकल है, फीमोरल है, टिबियल है, ये सारे क्वेश्चन की कौन सी साइड, मतलब डायग्राम में भी क्वेश्चन हो सकता है। आपको डायग्राम बना के दे दिया कि यहाँ पे कहाँ से, मतलब हम कौन पल्स जो है हम यहाँ पे कहाँ से लेंगे, उसका नाम बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। IV, IM, सबक्यूटेनियस, एपिड्यूरल, सबड्यूरल, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे टाइप के रूट्स के बारे में पूछ देते हैं कि कौन से रूट से कौन सी ड्रग दे सकते हैं, दैट इज रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ड्रग कैलकुलेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे हॉस्पिटल सेटिंग में काम करें, मैं खुद जहाँ मैक्स में काम कर रहा था, सबसे ज़्यादा फोकस होता था उनका साइड पे और रूट पे, साइड पे, रूट पे, कैलकुलेशन पे, डोज को, क्योंकि अगर आप करेक्ट डोज कैलकुलेट नहीं करोगे तब आप पेशेंट को मार सकते हो। गलत आपने डोज दे दी तब गया, रूट गलत दे दी तब गया, टाइम गलत दिया। तो ड्रग्स को देते टाइम तो समझ लो हर तरीके से सोचना है आपको। ड्रग कैलकुलेशन के बहुत से मेथड होते हैं, सबसे कॉमन है मतलब कि आपको डिवाइड कर देना टाइम के हिसाब से इंटू 100, डोज अपॉन टाइम इंटू 100, आपका डोज ड्रग निकल के आ जाएगी आपका। फिर उसके बाद आएगा आपका राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब करेक्ट टाइम, करेक्ट डोज, करेक्ट रूट, करेक्ट पेशेंट, ये सारे होते हैं। और इफेक्ट्स क्या होते हैं कहते हैं नहीं, बेसिकली लोग बोलते हैं, हमने रूरल एरिया में सुना होगा कि अगर हम PCM ज़्यादा खाएंगे तो हमारी किडनी खराब हो जाएगी। तो क्या होता है, ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, और कुछ टाइम के बाद वो ड्रग हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव नहीं रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एंटीबायोटिक ज़्यादा दिन के लिए नहीं चलाते हैं, इसका रीज़न यही है
क्योंकि क्या होता है जब हम कंटिन्यूसली कोई एक एंटीबायोटिक लेते हैं जिसकी वजह से बॉडी के अंदर उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और वो इफेक्टिव नहीं रह जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर है निडलिस्टिक इंजरी। निडलिस्टिक इंजरी का एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होता है कि आफ्टर एक्सपोजर कितने टाइम के अंदर आपको अपना ट्रीटमेंट लेना है। निडलिस्टिक इंजरी क्या होता है कि निडल से प्रिक हो जाने की वजह से हमें जो इंजरी होती है उसे निडलिस्टिक इंजरी बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी निडलिस्टिक इंजरी होती हैं और मतलब क्या क्या उसके इन्फेक्शन हो सकते हैं, कौन कौन से टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं, दैट ऑल कम्स फ्रॉम निडलिस्टिक इंजरीज। फिर आता है आपका मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर में बहुत सारे टाइप के आते हैं। ट्रांजिशन एरर आता है, फार्माकोलॉजिकल एरर होता है, नर्स के साइड से एरर होता है, ये सब आता है। इससे मतलब कि एरर में आपका जाता है कि मतलब हमने गलत मेडिसिन दे दी, या हमने फार्मेसी में हमने ऑर्डर किया, इंटेंट किया, उसने गलत सुना, उसने गलत ड्रग दे दी, या डॉक्टर ने हमें ऑर्डर दिया, हमने गलत सुना, हमने गलत ड्रग दे दी, वो सब मेडिकेशन एरर में आता है। तो टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फर्स्ट एड में पूछ लेते हैं कि गोल्डन आवर क्या होता है, या फर्स्ट एड में CPR पूछ लेते हैं, या फिर इंट्यूबेशन के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। प्रेशर अल्सर, ब्रेडन स्केल। आप कभी भी अगर कहीं भी हॉस्पिटल सेटिंग में भी अगर आगे चलकर काम करें तो आपको ये चीज़ असेस करनी आनी चाहिए, क्योंकि जितने ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आते हैं, आप पेशेंट आने के बाद इनिशियल असेसमेंट जो भरते हैं, जो कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो उसमें ब्रेडन स्केल का यूज़ करते हैं। उसमें ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ इंजरी प्रेजेंट एट द अल्सरेशन साइट, उसके अकॉर्डिंग हम उसको स्कोर देते हैं और हम असेस करते हैं प्रेशर अल्सर था या नहीं था, जिससे कि बाद में आपको कोई ब्लेम कर ना सके। फिर आता है केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कॉन्शियस पेशेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर, क्योंकि क्या होता है कि अनकॉन्शियस पेशेंट अपना ध्यान नहीं रख सकता, वो हम पे टोटली डिपेंडेंट है। उसको प्रेशर अल्सर भी हो सकता है, उसको इंजरी भी हो सकती है, वो गिर भी सकता है, वो अपने हार्म भी कर सकता है, उसे वो नहीं बता पाएगा कि मेडिसिन खत्म होगी या कुछ भी, तो हमें सारा उसका ध्यान रखना है। तो केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आ जाता है मतलब कि हम क्या क्या केयर दे सकते हैं, या फिर प्रॉन क्या है, मतलब अनकॉन्शियस पेशेंट को क्या क्या दिक्कत हो सकती है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। फ्लो रेट, कोई भी ड्रग, सपोज कि क्वेश्चन मतलब ऐसे आ जाता है कि 500 ml का ड्रग है और फ्लूइड में आधे घंटे में ख़त्म करना है, IB सेट है या BT सेट है, माइक्रो सेट है, मैक्रो सेट है, तो फ्लो रेट डिसाइड करना होता है। तो उसमें मैक्रो सेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मैक्रो सेट है तो उसमें ड्रॉप फैक्टर होता है 20 और माइक्रो सेट है तो 60 हो जाता है। और आपके BT सेट जितने भी होते हैं वो माइक्रो सेट कहलाते हैं, और जो आपके IB फ्लूइड वाले होते हैं वो मैक्रो सेट कहलाते हैं। ओके, फिर आता है आपका यूरिनरी कैथेटराइजेशन। कैथेटर के साइज को लेकर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कैथेटर के टाइप्स को लेकर क्वेश्चन आ जाता है, लाइक बैलून कैथेटर, कॉन्डम कैथेटर, कैथेटर के साइज, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर आपका एवी कैनुलेशन, ये तो सभी को पता है, इसके कलर, साइज, और मतलब क्वेश्चन ऐसा आता है इंडिकेशन बेड, अगर हमें ट्रांसफ्यूज करना है तो हमें कब करना है, ये कौन सा कैथेटर, कौन सा हमें यूज़ करना है कैनुला, या फिर बच्चों में कौन सा कैनुला यूज़ करना है, तो साइज को लेके आ जाता है, और कलर को लेके आ जाता है, या पेशेंट्स को लेके पूछ लेते हैं कि कौन से पेशेंट में कौन सा कैनुला यूज़ करेंगे। IV फ्लूइड कंपोजिशन, लाइक मतलब D5 में कितना होता है, या RL में क्या कुछ होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है और हाइपोटेनिक सोल्यूशन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर NG ट्यूब के साइज़ को लेकर क्वेश्चन आ जाता है कि हम कितने, कौन सी ट्यूब कब यूज़ करते हैं, या NG ट्यूब हम जब इंसर्ट करते हैं तो कितना हम डेप्थ तक करते हैं। जैसे हमारे क्या होता है, ये लोब्यूल से लेके नोज तक, और नोज से लेके हमारे चेस्ट में जीफॉइड प्रोसेस तक जितना भी लेंथ होगा उतना NG ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं पेशेंट के साइड में। फिर आता है TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। जो पेशेंट मुंह से नहीं खा सकते उन्हें हम बोलते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे वो आ जाते हैं, उनको फ्लूइड, उनको जो भी न्यूट्रिशन दिए जाते हैं वो वही NG ट्यूब दिए जाते हैं। तो उससे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कंपोजिशन पूछ लेते हैं, हम क्या क्या देते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, या फिर क्या इंडिकेशंस हैं, या कितना देते हैं, या कैलकुलेशन को लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है आपका फ्लो रेट से लेके, क्वांटिटी से लेके, और मतलब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब कहलाता है, कब मैसिव ट्रांसफ्यूजन मतलब इंडिकेट होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। फिर आता है एनीमा। एनीमा है, सपोजिटरी है, एनीमा के टाइप हैं, कौन सा एनीमा किस टाइप में देंगे, ये सब क्वेश्चन एनीमा से आता है। फिर मैस्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी, फिर थ्योरी से क्वेश्चन आता है कि किस एज पे आके कौन सी मोलेकुलर हीट्स की मतलब एक्सेप्ट होती है, मतलब किस एज में आके किस नीड में हमें, इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि मतलब मैस्लो की कुछ नीड है, सोशल नीड्स हैं, सेल्फ स्टीम है, कि मतलब एग्जाम्पल ले देंगे कि पेशेंट का ये प्रॉब्लम है तो हमें मैस्लो हायरार्की नीड्स का कौन सा चीज़ इसमें ज़रूरत है, ऑप्शन दे देंगे, वो आपको डिसाइड करना होगा। फिर बॉडी मैकेनिज्म या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एसिड बेस बैलेंस और ब्लड सैम्पलिंग साइट एंड टाइप्स। तो बॉडी मैकेनिज्म में है कि मतलब होम्योस्टेसिस बोल सकते हैं,
कि होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन करती है, हमारे न्यूरो सिस्टम कैसे रेगुलेट करता है बॉडी मैकेनिज्म को, हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, ये सब क्वेश्चन आते हैं बॉडी मैकेनिज्म से। फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिस के क्या रोल हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक है, क्योंकि नर्सिस के रोल हमें क्लियर होने चाहिए तभी हम नर्सिंग परफॉर्म भी कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आते हैं। फिर एसिड बेस बैलेंस में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, ये सारी चीज़ें हम इसमें फेस करते हैं। क्वेश्चन आते हैं कि मतलब बाइकार्बोनेट लेवल कितना हो जाएगा तब एसिड एल्कलोसिस हो जाता है, या सोडियम लेवल कितना हो गया तो कितना होगा, या ड्रग क्या देंगे अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर एल्कलोसिस है, ये भी जो भी है ये एसिड बेस बैलेंस से क्वेश्चन आते हैं। ब्लड सैम्पलिंग साइट एंड टाइप्स, मतलब क्या होता है कि ब्लड सैम्पलिंग के 2 टाइप्स होते हैं, आर्टेरियल और वेनस। तो टाइप्स क्या है, साइट कहाँ है, आर्टेरियल ब्लड हम कहाँ से ले सकते हैं, कौन सा ब्लड हम किस टाइम पे लेंगे। फ्रेश ब्लड मेनली आर्टेरियल से लेते हैं, और अगर हमें फ्रेश ब्लड नहीं चाहिए तो हम आईवी से लेते हैं। मेनली हम आईवी प्रेफर करते हैं, बट हम आर्टेरियल को भी स्टडी करेंगे, क्योंकि इसमें आर्टेरियल का पूछ लेते हैं कितना आर्टेरियल हमें ब्लड कब लेना है, क्यों यूज़ करते हैं। तो इसे हमने देखा है फंडामेंटल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे टॉपिक, जरूरी नहीं आप इतने ही पढ़ें, इतने में से ही आपका पेपर आ जाए, आपको अपने मैक्सिमम लेना, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इतना पढ़ना ही है, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे। हाँ, तो हम अपने लास्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज़ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे थ्रू नर्सिंग में, और ये बहुत लोगों का फेवरेट भी होता है, मेरा भी था। वैसे सबसे ज़्यादा फेवरेट तो साइकेट्रिक था, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग भी मुझे काफ़ी पसंद था। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में सीवीएस एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमें मतलब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड हेमेटोलॉजी। इसमें मैं कंप्लीटली पढ़ना सीबीसी, आरबीसी, ईएसआर का रेट क्या है, टाइम क्या है, और सीबीसी में मतलब इसके अंदर वैल्यूज़ क्या है, मेनली नॉर्मल वैल्यूज़ हमें सारी पता होना चाहिए इसके अंदर। ब्लड क्लॉटिंग टाइम क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी और इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये सारे मतलब इससे लेके क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब टी लिम्फोसाइट्स, ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मतलब कौन सी सेल कहाँ मैच्योर होती है जाके, कौन सी इम्यूनिटी हमें डायरेक्ट मिलती है, कौन सी एक्टिव होती है, कौन सी पैसिव होती है, कौन सी इम्यूनिटी किस पेशेंट को रिक्वायर्ड होती है, हम एंटीबॉडीज़ कब देते हैं, और मतलब उनका फ्रीजिंग टाइम कितना होता है, और हमें उनको कब ट्रांसफ्यूजन टाइम क्या होता है, कितने टाइम में मतलब कितने टाइम में हमें ख़त्म कर दें उनका ट्रांसफ्यूजन। लाइक एल्यूमिन का ट्रांसफ्यूजन 30 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में खत्म होनी चाहिए। उसके इवेंट्स के बारे में, कौन सा इवेंट्स आर्टियल सिस्टोल कितने सेकंड के लिए होता है, डायस्टोल कितने सेकंड्स के लिए होता है, ये सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। हार्ट डिफेक्ट्स लाइक एएसडी, बीएसडी, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स, आपके जो भी हैं साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट, एसाइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स, जितने भी हैं ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, इसमें पूछे जाते हैं हार्ट डिफेक्ट्स में। दूसरा जीआईएस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, इसमें क्वेश्चन आईबीडी, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, ये क्वेश्चन इससे क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब किस वजह से होता है, इसमें क्या सिम्टम्स मेनली पूछ लिए जाते हैं। जीईआरडी, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, मेनली कॉज पूछते हैं इसमें। अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलन में अल्सरेशन क्यों होता है, इसमें ट्रीटमेंट के चॉइसेस पूछते हैं। ड्रग्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। हेपेटाइटिस, सारे हेपेटाइटिस टाइप, हेपेटाइटिस क्यों होता है, हेपेटाइटिस के टाइप क्या, सिम्टम, ट्रीटमेंट, ड्रग ऑफ चॉइस, मेनली ड्रग ऑफ चॉइस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। लिवर सिरोसिस सबसे कॉमन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें पता जरूर होना चाहिए क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट्स को लेके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन, लिवर में क्यों होती है, कॉज पूछ लेते हैं, कितना बीपी होना चाहिए, कितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है वहाँ पे, दैट कम्स अंडर पोर्टल हाइपरटेंशन। फिर आता है रीनल में, रीनल में क्वेश्चन आता है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, टाइम, कितना वॉल्यूम क्या है, यूरिन फॉर्म कितने में, जीएफआर कितना है। डायलिसिस, डायलिसिस का टाइप पूछ देते हैं। डायलिसिस का प्रोसीजर के कोई आपको डायग्राम दे देंगे, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स का टाइप पूछ लेंगे, डायसिलेट कौन सा यूज़ करते हैं हम, ये पूछ लेते हैं। टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है डायलिसिस के लिए, वो डायलिसिस के टाइप, पेरिटोनियल डायलिसिस वगैरह जो भी है वो सारा इसमें पूछ लेते हैं डायलिसिस में। फिर आता सीएनएस, मैंने साइकेट्रिक के सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, बट भी ऐसे सीजर्स हो गया, पार्किंसंस हो गया, हेडेक हो गया, क्लस्टर हेडेक, माइग्रेन, ये सारे क्वेश्चन टाइप्स को लेके पूछ लेते हैं। हेडेक में ट्रीटमेंट क्या है, और पार्किंसंस में मतलब सिम्टम्स मेनली पूछते हैं। नर्वस सिस्टम की सारी डिजीज़ के मेनली सिम्टम और ट्रीटमेंट पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन में, कि मतलब पार्किंसन में ट्रेमर्स कैसे होते हैं, कैसा उसके मूवमेंट, जर्की मूवमेंट्स कैसे होते हैं, क्यों होता है, ये सारा। मस्कुलोस्केलेटल में फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स पूछ लेंगे आपसे, स्प्लिंट्स के टाइप पूछ लेंगे जो यूज़ करे जाएंगे। फर्स्ट एड को लेके पूछ लेंगे, आरटीए पेशेंट को लेके पूछ लेंगे कि मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, आपको एग्जाम्पल दे देंगे कि मतलब कोई पेशेंट आपको मिला है, उसको ब्रीदिंग नहीं है, आप सबसे पहले प्रायोरिटी वेज आपका नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर लेग फ्रैक्चर है पेशेंट का, फीमर फ्रैक्चर है, आप किस पोजीशन में उसको
स्टेबल करेंगे, कैसे स्टेबल करेंगे, कौन सी स्प्लिंट यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें। ट्रैक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते, फ्रैक्चर में टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर पूछ लेते, आपको डायग्राम दे देंगे। सपोज ये नी है आपका, बोन आपको प्रोट्रूड हो गई ऐसे, तो ये कौन सा टाइप ऑफ फ्रैक्चर है, क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं आपसे। फिर आपका अदर्स मतलब एक मिसलेनियस टाइप का मैंने बताया था, फ्यूचर के टाइप, कौन सा मतलब हम फ्यूचर में कौन सा थ्रेड यूज़ करते हैं वो सारा टाइप, और मेथड ऑफ नॉट बाई नॉट, कंटिन्यूअस, इंटरमिटेंट, कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो पूछ लेते हैं। प्रेशर सब ब्रेडन स्केल पूछ लेते हैं कि मतलब कोई पेशेंट दे दिया, उसका मतलब उसका जो है वहाँ पे ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, मतलब ब्लड नहीं आ रहा है, बट रेसेस आर देयर, तो हाउ मच स्कोर विल गिव टू द पेशेंट अकॉर्डिंग टू ब्रेडन स्केल, ये पूछ लेते हैं। GCS स्केल बहुत कॉमन है, RTA पेशेंट को मेनली पेशेंट्स को असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोई भी हेड इंजरी है उस केस में तो आपको GCS का पूछ लेंगे, टोटल स्कोर कितना है, कौन सा कंपोनेंट ऑफ GCS स्केल, हाउ मच स्कोर इट इज गिवन, तो ये GCS स्केल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है आपका अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, MRI, CT स्कैन, कौन सा रेज, कितना इंटेंसिटी का रेज यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, डिफिकल्ट पूछते हैं, कौन सी रेज यूज़ करी जाती है, कितने टाइम के लिए यूज़ करती है, एक्सपोजर क्या होता है, इंडिकेशंस क्या हैं। SSI पता होगा, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, इससे आ सकता है कि किसका मतलब क्राइटेरिया क्या है SSI के, कितना, कब हम उसको बोलेंगे ये SSI हो गया है, ड्रेनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऊजिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ABG, आर्टिरियल ब्लड गैस, सारी सबकी नॉर्मल वैल्यूज़, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना ऑक्सीजन, सारी चीज़ें ब्लड की वैल्यूज़ पूछते हैं इसमें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ABG आपका। फिर नॉर्मल वैल्यूज सारी चीज़ों की, सारे वाइटल साइंस, सारे कंपोनेंट्स, सारे केमिकल कंपोनेंट्स, बॉडी फ्लूइड्स के, बॉडी के, ब्लड के, हमारा सारा वेट, आपका स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल तरीके से हमें सबके पता होना चाहिए। बहुत क्वेश्चन आते हैं एनाटॉमी से। फिर आपका हेमरेज, GI हेमरेज, अपर GI ट्रैक्ट हेमरेज में यूज़ करते हैं, उसमें कौन सा मेडिसिन यूज़ करा जाता है, कौन सा मेडिसिन नहीं देते, विटामिन की कितनी देते हैं और कब देते हैं। बहुत सी क्वेश्चन इसके ड्रग्स को लेके क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछा गया है। और ट्रॉमा एंड टाइप, ब्रेन ट्रॉमा है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है, इसको लेके कि मतलब एग्जांपल दे दिया कि एक पेशेंट है, उसको इस चीज़ से स्ट्राइक किया उसने और उसका ये डैमेज हुआ थी, कौन से टाइप के ट्रॉमा में आता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको रेडी करने हैं, बट आपको वरी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको चैनल पे सारा अपडेट देते रहेंगे, बट उसके लिए बस आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे कि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। जय हिंद, स्टे ट्यून्ड।